नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 5 दिनों के अमेरिकी और मिस्र के ऐतिहासिक दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी फिर से काम पर जुट गए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने एक अहम बैठक की। बता दें कि पीएम मोदी कल देर रात ही विदेश यात्रा से स्वदेश लौटे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी सांसदों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कैसे यहां पर विदेश दौरे से लौटने के बाद एक बार फिर से काम में जुट चुके हैं, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के साथ वो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह से मणिपुर के हालात के बारे में उन्होंने जानकारी ली है। और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, देर रात जब प्रधानमंत्री मोदी का विमान भारतीय जमीन पर लैंड हुआ, एयरपोर्ट पर कैसे उनका भव्य स्वागत हुआ है, उनका वेलकम किया गया है, उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इधर एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में किसी न किसी से हमारा गठबंधन जरूर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीएसपी से गठबंधन मेरी प्राथमिकता है। बीजेपी, कांग्रेस, एसपी या फिर आरएलडी से गठबंधन को लेकर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है, यह भी उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है। गठबंधन 100% है, कहीं ना कहीं गठबंधन होगा, ये तय है। शर्तें क्या रहेंगी आपकी? शर्त हमारी साफ साफ है। जो हम चाहते हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जातिवार जनगणना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, गरीबों का इलाज फ्री में, आधी आबादी महिलाओं की है, लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित हों, नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में आधी सीटें उनकी आरक्षित हों। ये मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के हित का है, यही लेकर के हम रात दिन लड़ते हैं। प्रायोरिटी की बात कर ले सर, तो प्रेजेंट सिनेरियो में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस में आप प्रायोरिटी किसको देंगे? बहुजन समाज पार्टी। अगर बात बन जाती है तो बीएसपी के साथ जा सकते हैं। बीएसपी एक नंबर। प्रायोरिटी क्या होगी? अब टाइम आएगा तो बताएंगे। इधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष की करारी शिकस्त होगी। उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि देश में गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है, उनका जीवन बेहतर हुआ है। लिहाजा 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जिनसे माननीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के सिद्धांत पर काम किया है और गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और दुनिया के अन्य राष्ट्रों को भी कोरोना काल में मदद की है। माननीय मोदी जी निर्विवाद रूप से दुनिया के सर्वमान्य नेता के रूप में हैं और सर्वाधिक लोकप्रिय। सर, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव मद्देनजर क्या आपको लगता है गेन कर पाएंगे? विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा और बीजेपी 80 की 80 जीतेगी और विपक्ष पूरी तरह से हार का सामना करेगा। जमानते भी जब्त होंगे। मेरे साथ थे ब्रजेश पाठक जी, जो कि डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रधानमंत्री की छवि एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रही है और जिस तरह से अमेरिका और मिस्र में उनका सम्मान हुआ, ये पूरे देश के लिए भी सम्मान की बात है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ अलाउद्दीन न्यूज़। खबर इटावा से, जहां पर जसवंत नगर में भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना के बाद अब मुलायम सिंह यादव की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। इतना ही नहीं, नेताजी के नाम पर रोड, गेट और पार्क का भी निर्माण करवाया जाएगा। बता दें कि मुलायम सिंह जसवंत नगर विधानसभा से 1967 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे और लंबे अरसे तक इस विधानसभा से नेताजी का जुड़ाव भी रहा था। जसवंत नगर नगरपालिका परिषद के चेयरमैन ने सभी सभासदों की सहमति से फैसला लिया है। बता दें कि पिछले साल 10 अक्टूबर को नेताजी का निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी स्मृतियों को ताजा रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। ये नेताजी की विधानसभा रही है, यहाँ से नेताजी फर्स्ट बार चुनाव जीते हैं और नेताजी का ही जसवंत नगर को नेताजी के नाम से ही जाना जाता है और अब जो है मंत्री जी के नाम से जाना जाता है। तो जो भी है नेताजी का है यहाँ और अच्छे अच्छे कार्य नेताजी के लिए किए जाएंगे। जो भी कार्य होंगे वो नेताजी के नाम पर होंगे। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन और नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा की है। सीएम योगी ने कहा है कि 1 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलने लगेगा और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य बुंदेलखंड में अगस्त तक हर घर नल से जल पहुंच जाएगा। महोबा हर घर नल से जल वाला पहला जिला बनने की ओर अग्रसर हो गया है। सीएम योगी ने कहा कि जल जीवन मिशन की सफलता में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है। मार्च 2024 तक हर घर में शुद्ध जल आएगा और इसके साथ ही सीएम योगी ने नदी स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ाए जाने के निर्देश भी दिए हैं।
तो सीएम योगी आज वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर सीएम योगी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जनसभा के बाद सीएम योगी करखियाव स्थित पैक हाउस जाएंगे, जहां पर सीएम योगी काशी से 40 टन बनारसी लंगड़ा आम, हरी मिर्च और भिंडी दुबई और दोहा के लिए भेजे जाने वाली खेप को हरी झंडी दिखाएंगे। और साथ ही सीएम योगी पैकिंग हाउस परिसर में प्रगतिशील और निर्यातक किसानों से संवाद भी करेंगे। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद होंगे। जीआई टैग मिलने के बाद बनारसी लंगड़ा आम पहली बार विदेश निर्यात हो रहा है। और इस बीच सीएम योगी की तरफ से एक बड़ा ऐलान भी किया गया है। मथुरा वृंदावन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। आगरा नोएडा से जुड़ सकेंगे लोग, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली से भी जुड़ेंगे लोग। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ी पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है, बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। इस ऐलान के मुताबिक मथुरा वृंदावन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की जाएगी बहुत जल्द। इससे पहले आपने देखा होगा कि अयोध्या दर्शन के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई और अब ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि मथुरा वृंदावन के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। साथ ही साथ आगरा और नोएडा से लोग जुड़ पाएंगे, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली से भी लोग जुड़ पाएंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, क्या जानकारी इस खबर से संबंधित? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो आध्यात्मिक नगरी है उनमें तमाम सुविधाओं से उनको लैस कर रहे हैं। उसी क्रम में जिस जगह से अयोध्या में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की थी, अब शीघ्र ही मथुरा और वृंदावन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। इस हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से आगरा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली से लोग सीधे सेवा से जुड़ सकेंगे और इसका फायदा उन लोगों को मिल पाएगा। ये एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए और इस पर लगातार अफसर काम कर रहे हैं। जल्द ही ये सेवा आम जनता को मिल सकेगी कि लोग आसानी से मथुरा और वृंदावन हेलीकॉप्टर से पूरे मथुरा वृंदावन के दर्शन कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह पहल है कि सभी आध्यात्मिक नगरियों में इस तरह की सुविधाएं दी जाएं। बहुत शुक्रिया संकेत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर नोएडा से, जहां पर सेक्टर 15A में बनी कोठी नंबर 109 खूब चर्चा में है। ऐसा आरोप है कि यूपी के पूर्व कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान की बेटी अंशुला चौहान को एक कोठी अरुणा मोहन ने गिफ्ट की है, जिसकी मौजूदा कीमत करीब 10 करोड़ बताई जा रही है। नोएडा अथॉरिटी को टीएम चार्जेस देकर इसको ट्रांसफर किया गया है। 23 नवंबर 2021 में कोठी का टीएम चार्ज दिया गया। उस वक्त डीएस चौहान एडीजी इंटेलिजेंस थे। अरुण मोहन का कहना है कि अंशुला चौहान को वो अपनी बेटी मानती हैं। 81 साल की अरुण मोहन का यह भी कहना है कि अंशुला मेरा ख्याल रखती हैं, इसी से कोठी उनको गिफ्ट की गई। कोठी 109 इन दिनों चर्चाओं में है और मेरे ठीक पीछे आप कोठी देख सकते हैं। ये कोठी उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान की बेटी को गिफ्ट में दी गई थी और इसकी अनुमानित कीमत 10 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। आपको बता दें, ये 200 स्क्वायर मीटर में बनी हुई है। फिलहाल नोएडा अथॉरिटी में बाकायदा टीएम चार्जेस देकर इसको गिफ्ट डीड कराई गई और ये प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कराई गई है। आपको बता दें, 9,18,000 के आसपास टीएम चार्ज नोएडा अथॉरिटी में जमा किया गया है। बाकायदा अरुणा मोहन ने कोठी गिफ्ट डीड में ट्रांसफर की है। डीएस चौहान की बेटी हैं अंशुला चौहान, उनको नाम ये कोठी की गई है। 23 नवंबर 2021 में ये कोठी टीएम चार्जेस के वक्त दी गई थी और उस वक्त डीएस चौहान जो फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो समय मौजूदा वक्त में एडीजी इंटेलिजेंस थे। आपको बता दें कि कोठी को लेकर ब्यूरोक्रेसी में तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं और जिसको लेकर अब ये कोठी इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई है। कैमरामैन मनमोहन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। प्रगति मैदान टनल में इस वारदात को अंजाम दिया गया। लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। प्रगति मैदान के सामने बने टनल में 4 बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। कैब से जा रहे कारोबारी को टनल के अंदर रोककर करीब 2 लाख रुपए की लूटपाट की गई है और उसी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रगति मैदान टनल के भीतर 2 लाख की इस लूट को अंजाम दिया गया। सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। अब देखिए कैसे इस कैब से जो कि व्यापारी जा रहा था उसे रोका जाता है और उसके बाद बाइक सवार इन 4 बदमाशों ने
2 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लिया और वहां से रफू चक्कर। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित जो टनल है उस टनल के अंदर में हूँ। ठीक आपको मैं दिखाना चाहूंगा इस टनल के इसी टर्निंग पॉइंट के पास 2 बाइक से आए हुए 4 बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल एक कार से आ रहे पटेल साजन कुमार नाम के एक शख्स के साथ में लूटपाट की गई थी, जो ओमिया एंटरप्राइजेज चांदनी चौक में डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करते हैं। वो जब कैश लेकर आ रहे थे तो कार को रुकवाया गया और कार को रुकवाने के बाद यहां पर उनके साथ में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कई धाराओं के तहत मामले को दर्ज किया गया है और इस मामले में आगे की तफ्तीश की जा रही है। और जिस तरह से बाकायदा ये लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है, कहीं कहीं पुलिस पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन पुलिस अब आने वाले समय में यहाँ पर कई और भी सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाने जा रही है। इसके साथ ही टनल के अंदर में कई बार जो इंटरनेट की जो सुविधा है वो नहीं होती है, उसके लिए उचित व्यवस्था करने जा रही है, जिसके चलते तमाम जो एक कानूनी सलाह है वो लिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और एक बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर ज्वेलर्स बुलियन कारोबारी से 5वें दिन भी आईटी की छापेमारी जारी है। सोना तस्करी की आशंका को लेकर आईटी की छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 6 करोड़ की नकदी और 7 करोड़ 20 लाख रुपए के सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5वें दिन भी छापेमारी जारी है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ज्वेलर्स बुलियन कारोबारी से 5वें दिन भी पूछताछ चल रही है, छापेमारी जारी है। सोना तस्करी की आशंका को लेकर आईटी की छापेमारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 6 करोड़ की नकदी और साथ ही 7 करोड़ 20 लाख रुपए के सोने के बिस्किट बरामद किए गए। ज्वेलर का जाल, 1500 करोड़ का खेल, कर्मचारियों के नाम पर बड़ी धांधली, लग्जरी कार, मैट के नीचे सोने का भंडार। कर अपवंचना की सूचना पर इनकम टैक्स की कई टीमों ने कानपुर के नयागंज, फजलगंज, फीलखाना, स्वरूप नगर समेत तमाम जगहों पर ज्वेलर्स के छापेमारी की शुरुआत की, जिसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी चली। इनमें चौंकाने वाली चीजें सामने आई, जिसने इनकम टैक्स के अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। 3 दिनों से कानपुर में इनकम टैक्स की करीब 12 टीम छापेमारी और छानबीन कर रही है। सर्राफा व्यापारी के घर, दफ्तर पर चल रही इसी रेड में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक इनकम टैक्स की टीमों ने अभी तक करीब 1500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी और हेराफेरी का पता लगाया है। इसके अलावा भारी मात्रा में सोना भी बरामद किया गया है। शक है कि यहाँ सिर्फ सोने की अवैध खरीद फरोख्त ही नहीं, बल्कि नियमों का फायदा उठाकर बड़ी टैक्स चोरी से भी पर्दा उठा है। अगर सूत्रों की माने तो 1500 करोड़ के हेरफेर का भी मामला सामने आया है, जिसके संदेह पर इनकम टैक्स की टीम ने और अपने जांच का दायरा बढ़ाया तो फॉर्म 60 के आधार पर भी तमाम चीजें सामने आई, जिसमें फॉर्म 60 के आधार पर भी एक लंबा खेल चला है, जिसमें मजदूरों और कर्मचारियों के नाम से सोना खरीदा गया। दरअसल इन सर्राफा व्यापारियों ने टैक्स चोरी के लिए बेहद शातिर जाल रचा। यहाँ छोटे कर्मचारियों का फायदा उठाकर फॉर्म 60 का इस्तेमाल कर सोना खरीदा गया, ताकि बिना पैन कार्ड जमा किए सोने की खरीद फरोख्त की जा सके। इनकम टैक्स की टीमों ने पड़ताल की तो पता चला कि फर्म ने ड्राइवर, क्लीनर्स और सफाई कर्मचारियों तक के नाम से सोना खरीदा है, जिसमें करीब 1500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी कर सरकारी राजस्व को चूना लगाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, छापेमारी के दौरान जब टीमों ने पड़ताल की तो एक लग्जरी कार का पता चला। टीम ने जब इस BMW कार की पड़ताल की तो कुछ शक हुआ। जब इस कार का फ्लोर मैट हटाया गया तो वहां स्पेशल जगह बनाकर भारी मात्रा में सोना छिपाया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस सोने की कीमत करोड़ों रुपए में है। इनकम टैक्स की टीमों ने कई ज्वेलर्स पर अपना शिकंजा कसा है, साथ ही कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी टीम के रडार पर हैं। अब जब ये जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि आखिर कितने करोड़ रुपए का हेरफेर था या कितने की कर अपवंचना है, मगर इनकम टैक्स की टीम अभी भी जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि इस टीम की जांच के समापन के बाद क्या चीजें उभर के सामने आती हैं और किन किन लोगों का नाम सामने आता है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।